मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल अनूपगढ़ से। आज का अपना टॉपिक है व्यंजन। कल बच्चों मैंने आपको स्वर का टॉपिक करवा दिया था, जिसे आपको देखना बहुत ज़रूरी है। स्वर और व्यंजन दोनों ही समझने बहुत ज़रूरी है, इसलिए जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो वो मैं इस वीडियो के साथ उस डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज का अपना टॉपिक है व्यंजन। तो सबसे पहले देखिए, व्यंजन कहते किसे हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु जो है वो रुकावट के साथ बाहर आए, वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। रुकावट के साथ स्वर में मैंने बताया था आपको कि बिना किसी रुकावट के साथ बाहर आती है, वे कहलाते हैं स्वर। और जब श्वास वायु रुकावट के साथ बाहर आए, वे कहलाते हैं व्यंजन। तो व्यंजन जो जितने भी व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं। स्वरों की सहायता से, जैसे कि देखें मैंने लिखा क, तो अगर मैं इसमें से अ को निकाल देती हूँ तो इसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा रहेगा। तो इसमें से मैंने अ को निकाल दिया तो इसके नीचे क्या लगा दिया, हलंत का चिन्ह लगा दिया। तो यह हो गया। अगर मैं इसे जोड़ देती हूँ तो ये हो जाएगा क पूरा। अब देखिए, उच्चारण स्थल के आधार पर व्यंजन। उच्चारण स्थल के आधार पर व्यंजन, इसको मैंने 5 वर्गों में बांट दिया है। तो देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इनको वर्गों में क्यों नहीं बांटा, क्योंकि इनका उच्चारण स्थल है वो सबका अलग अलग है, इसलिए मैंने इन्हें वर्गों में नहीं बांटा हुआ। अब देखें इनका उच्चारण स्थल, तो इनके उच्चारण स्थल को समझने के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। देखिए, आप ज्यादा अच्छी तो नहीं बनेगी, खैर अपने लायक, अपने काम के लायक तो बनी जाएगी आपको समझाने के लिए। तो ये देखें, ये है हमारा कंठ स्थान। ये वाला हमारा क्या है, कंठ स्थान। और उसके बाद आप अपनी जीभ को ऊपर स्पर्श करवाएं, ऊपर स्पर्श करवाएं तो हमारी जीभ कहाँ स्पर्श हो रही है, जहां भी हमारी जीभ स्पर्श हो रही है तो वो हमारा कौन सा स्थान होगा, तालु स्थान। अब देखो, दांतों के ऊपर एक कठोर स्थान है, कैसे पता चल रहा है, हम अपनी जीभ को दांतों के ऊपर स्पर्श करवाएंगे। दांतों के ऊपर वाला जो स्थान है, कठोर स्थान, उस पर हम स्पर्श करवाएंगे तो उस स्थान को क्या बोलेंगे, मूर्धा स्थान। वह स्थान क्या कहलाएगा, मूर्धा स्थान। उसके बाद दांत और उसके बाद ओष्ठ। तो चलिए देखते हैं, अब इसे समझते हैं ये कैसे बोले जाते हैं। सबसे पहले देखें, क, ख, ग, घ और अंग्रय खाली। तो क, ख, ग, घ, इनको बोलकर देखें, ये कहाँ से ध्वनि आ रही है, कंठ स्थल से ध्वनि आ रही है। तो ये क्या हो जाएंगे, कंठ। आगे देखें, च वर्ग को बोल के देखो, च, छ, ज, झ। जीभ कहाँ स्पर्श हो रही है, जीभ स्पर्श हो रही है तालु पर, तो ये क्या हो जाएंगे, तालव्य। आगे देखिए, ट, ट बोलते ही जीभ कहाँ स्पर्श हो रही है, ट नहीं बोलना, आपको बोलना है ट। सभी व्यंजन, मैंने आपको अभी बताया कि सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो बोलकर देखो, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो जीभ कहाँ स्पर्श हो रही है, मूर्धा से, ये हो जाएंगे मूर्धन में। आगे देखिए, त, थ, द, ध, न। तो त, थ, द, ध, न, जीभ कहाँ स्पर्श हो रही है, दांतों से, तो ये हो जाएंगे दंत्य। अब आगे देखो, प, फ, ब, भ, म। तो जीभ, सॉरी, होंठ स्पर्श हो रहे हैं आपस में, तो ये हो जाएंगे ओष्ठ। चलिए, मैंने इसे यहाँ लिख लिया है अलग से आप लोगों को समझाने के लिए कि ये इनका उच्चारण स्थल क्या है। तो सबसे पहले देखो, य, श, हमारी जीभ जो है हल्की तालु को स्पर्श कर रही है, तो ये कौन से हो जाएंगे, तालव्य। र, श, जीभ
कहाँ स्पर्श कर रही है? मूर्धन्य स्थान पे। र च बोल के देखिए, र च, तो ये मूर्धन्य स्थान पे स्पर्श कर रही है। ये क्या हो जाएंगे? दोनों मूर्धन्य। ल स दांतों से स्पर्श कर रही है, ल स हल्की दांतों से स्पर्श कर रही है जी, तो ये कौन से हो जाएंगे? दंत्य। ह क्या है? काकल्य ध्वनि है। ये इसकी ध्वनि जो है हमारी ह काकल से आती है। यहाँ पर काकल स्थान होता है अपना, तो वहां से आती है ह बोल के देखें, तो ये हो जाएगी काकल्य ध्वनि। व क्या है? दंत्योष्ठ। आप बोलकर देखें व को। व बोलते ही हमारे जो ऊपर वाला ओष्ठ है वो नीचे के ऊपर से जो दांत हैं वो होठों के साथ स्पर्श कर रहे हैं। ऊपर के जो दांत हैं वो होठों के साथ स्पर्श कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नीचे वाले होठ के साथ स्पर्श कर रहे हैं, तो व बोल के देखिए, व बोलते ही दांत होठ से स्पर्श कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दंत्योष्ठ। चलो आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी में ही, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर देखें, सबसे पहले आ जाएंगे स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन कौन से होंगे? जो मैंने 5 वर्गों में बांटे हुए थे वो हो जाएंगे क से लेकर म तक, ये हो जाएंगे स्पर्शी व्यंजन। आगे देखें, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अंतस्थ मतलब हमारी जो वागिंद्रिय है इसमें बहुत ही कम खुली रहती है, इसलिए ये कौन से व्यंजन हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। तो ये चारों क्या हैं? अंतस्थ हैं। आगे देखिए, ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी कौन कौन से हैं? श, स और ध। ऊष्म का अर्थ है गर्म, तो हमारी जो श्वास वायु है इनको बोलते समय हल्की गर्म होकर संघर्ष के साथ बाहर आती है, तो ये कौन से व्यंजन हो जाएंगे? संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। आगे चलें, अर्धस्वर। अर्धस्वर ना स्वर की तरह बोले जाते हैं और ना ही व्यंजन की तरह बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। तो अर्धस्वर कौन कौन से हैं? य और व। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आपको संधि, उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, समास सब एक दूसरे से अटैच्ड है, इसके साथ आपको समझ आ जाएगा। आगे देखिए, अर्धस्वर के बाद आप अपने चलते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श स्पर्श संघर्षी, तो वो कौन से हैं? च, छ, ज और झ। तो सबसे पहले तो ये देखो, मैंने इनको स्पर्शी क्यों कहा? स्पर्शी इसलिए कहा क्योंकि ये इन 25 में शामिल हैं। उसके बाद इनको संघर्षी क्यों कहा? तो ये कुछ कुछ इनके जैसे बोले जाते हैं, तो ये कौन से होंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होंगे। आगे देखिए, आगे आ जाएगा इसमें ऊष्म हो गया, अर्धस्वर हो गया, स्पर्श संघर्षी हो गया। उसके बाद आपने देखे हैं लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित कौन सा होगा? र बोलते ही देखो हमारी जीभ जो है कंपन कर रही है, तो ये कौन सा व्यंजन होगा? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन होगा। आगे देखिए, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त ध्वनियां कौन सी होती हैं? ड़ और ध। उत्क्षिप्त का मतलब होता है झटके के साथ फेंकना। झटके के साथ फेंकना मतलब हमारी जीभ जो है ऊपर जाएगी, फिर एक झटके के साथ नीचे आ जाएगी, तो ये ध्वनियां कौन सी होंगी? उत्क्षिप्त ध्वनियां होंगी। आगे चलते हैं, आगे देखिए,
पार्श्विक। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? देखें, पार्श्विक ध्वनि है ल। ल मतलब हमारी जीभ जो है वो हल्की पीछे मुड़कर जाती है, तो वो कौन सी ध्वनि हो जाएगी? पार्श्विक ध्वनि हो जाएगी। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ये देखिए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है अपने 4 थे, श, प्र, ज्ञ और श्र। तो ये देखिए, श बना है आधा क और पूरा श, तो ये हो जाएगा श। प्र बना है आधा क और पूरा र। ज्ञ बना है आधा ज और पूरा य। इनका इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? ज्ञ। ये तो हम बोलने लगे, क्यों? क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो हमारी जीभ भी कंफर्ट जोन में रहना चाहती है, इसलिए आधा ज और पूरा य शुद्ध उच्चारण है इसका ज्ञ, लेकिन हम इसको धीरे धीरे क्या बोलने लग गए? ज्ञ। आगे देखिए, श प्लस र, ये हो जाएगा श्र। तो ये है हमारे 4 संयुक्त अक्षर। तो आ गया समझ में बच्चों? आगे चले, आगे है बाह्य प्रयत्न के आधार। बाह्य प्रयत्न के आधार पर कौन से हो जाएंगे? घोष और अघोष और घोष। अघोष कौन से हैं? इनमें उच्चारण करते समय इसमें नाद की जरूरत नहीं पड़ती, और वे होते हैं अघोष, सिर्फ श्वास वायु काम आती है, और इसमें घोष में एक विशेष प्रकार का नाद उत्पन्न होता है, वो है घोष। तो अघोष में कौन कौन से हैं? देखो, पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। साथ में पहला दूसरा श, श और स, ये क्या है? अघोष है। घोष कौन कौन से हो जाएंगे बचे हुए? तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व और ह, ये कौन से हो जाएंगे? घोष हो जाएंगे। तो मैं फिर से बता रही हूँ, अघोष पहला दूसरा श, श, स, घोष तीसरा चौथा पांचवा य, र, ल, व, ह, और सभी स्वर क्या होंगे? घोष होंगे। सभी स्वर क्या होंगे? घोष होंगे। अब इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। पहला दूसरा श, श, स, ये 13 है अघोष हैं, बाकी सारे ये 13 है अघोष हैं, बाकी सारे घोष हैं। याद हो जाएगा? बाकी सारे घोष हैं। इजी है याद करना, ये अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये संधि में बार बार पूछे जाएंगे, तो आपको बार बार इसको याद करना पड़ेगा। ये ट्रिक याद कर लीजिए, इससे आपको ये सारे याद हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे? महाप्राण और अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का जिसमें श्वास वायु जो है वो ज्यादा जिसमें काम आए वो कौन से होंगे? महाप्राण। और जिसमें कम प्रयोग में ली जाए श्वास वायु वो कौन से होंगे? अल्पप्राण। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म। ऊष्म कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? श, श, स और ह, ये हो जाएंगे महाप्राण। अल्पप्राण कौन से होंगे? बाकी बचे हुए सभी क्या होंगे? अल्पप्राण होंगे। तो वो देखें, पहला, तीसरा, पांचवा और य, र, ल, व और सभी स्वर। तो देखिए, इसको भी याद करने का एक तरीका है। 24
ऊष्म। 24 मैंने लगाया है अपने बोलने के हिसाब से, मैंने बीच में कॉमा लगा दिया है। तो 24 ऊष्म मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और ऊष्म महाप्राण, बाकी सारे अल्प। आ गया समझ में? तो ये था आज का हमारा टॉपिक व्यंजन। तो इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखें, ताकि आपके इससे आगे इससे संबंधित संधि करवाई जाएगी जो सभी इसी पर बेस्ड है। तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए अब अपने एक सारणी के माध्यम से इस पूरे को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण, कौन से ऊष्म और कौन से स्पर्शी हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं ये वाले समझा रही हूँ आपको। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है। तो देखो कंठ है कौन कौन से हैं? क, ख, ह, ग, घ, अंग, अ, आ और ए। ये दोनों क्या होंगे? कंठ तालव्य। आगे देखिए तालव्य कौन कौन से हैं? च, छ, श भी तालव्य है। ज, झ, य, ई और ए, ऐ, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कंठ तालव्य। आगे देखिए मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, अण, ये मूर्धा में, श भी मूर्धा में, और उसके बाद र और री, ये दोनों भी मूर्धा में। आगे देखिए दंत्य कौन कौन से हैं? त, थ, द, ध, न हो जाएंगे। त, थ, द, ध, न प्लस स और ल, ये क्या हो जाएंगे? दंत्य। आगे देखिए ओष्ठ्य, प, फ, ब, भ, म, व और उ, ये हो जाएंगे ओष्ठ्य। आगे देखिए अल्प प्राण, महाप्राण, ये है स्पर्शी और अघोष। अच्छे से समझने की कोशिश करना। अघोष कौन कौन से हैं? ये सारे अघोष हैं। मैंने आपको बताया था कि ये अघोष कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होंगे? अघोष होंगे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, अब ये स्पर्शी में भी आ जाएंगे, और ये होंगे अल्प प्राण, क, च, ट, त, प, ये होंगे अल्प प्राण। और महाप्राण कौन से होंगे? दूसरा, दूसरा और चौथा, ये क्या है? महाप्राण। तो ये दूसरा, ये चौथा, ये महाप्राण लगा हुआ यहाँ। ख, छ, ठ, थ और फ, ये हो जाएंगे महाप्राण। इसके बाद देखिए अघोष भी हो, ऊष्म भी हो और महाप्राण भी हो। ऐसे वर्ण जो अघोष भी हैं, ऊष्म भी हैं और महाप्राण भी हैं, वो है श, श और स। इसके बाद देखिए वो जो घोष है, ऊष्म है और महाप्राण है। ऐसा कौन सा? कई बार ऐसा आ जाता है पेपर में क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा है जो घोष भी है, ऊष्म भी है और महाप्राण भी है? तो वो है ह। और ये कौन सा है? कंठ्य भी है। आगे देखिए स्पर्शी, वे जो घोष भी हैं, स्पर्शी भी हैं, अल्प प्राण भी हैं। ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे? ग, ज, ड, द और ब, यानी कि अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का कौन से होते हैं? 24 ऊष्म महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण मैंने आपको करवाया हुआ था। तो 24 ऊष्म में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो वो हो जाएंगे महाप्राण। ये बाकी सारे हो जाएंगे अल्प प्राण। फिर इसके बाद देखिए वे जो घोष हैं, स्पर्शी हैं और महाप्राण हैं, वे कौन से हैं? घ, झ, ढ, ध और भ। इसके बाद देखिए वे जो अल्प प्राण है, साथ में अनुनासिक भी है, नासिक्य भी है, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर हो जाएगा। इसके बाद अंतस्थ, य, र, ल और व, ये हो गए अंतस्थ। इसके बाद ह्रस्व, अ, ई, री और उ, ये हो जाएंगे ह्रस्व। तो इसके बाद दीर्घ, आ, ई और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसमें दीर्घ हो जाएंगे। संयुक्त में देखिए मैंने आपको बताया था ए, ऐ, ओ, औ। तो ओ, औ किस में आ जाएगा? ए, ऐ आएगा कंठ और तालव्य में, और ओ, औ आएगा कंठोष्ठ्य में। कंठ और ओष्ठ्य से बोले जाते हैं ये। इसके ये सारणी देखने में मुश्किल लग रही है, लेकिन अगर आप एक बार इसे समझेंगे तो आपको ये सारा समझ में
आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन सो क्या आ जाता है कि कौन से स्पर्शी है, अल्पप्राण है और कंठ है, तो आपको वहां दिक्कत आ जाती है। अब देखें, उत्क्षिप्त या द्विस्पृष्ट, ये मैंने आपको पहले बता दिया, अड़ और ढ। संयुक्ताक्षर भी क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये है संयुक्ताक्षर। वर्थस्य ध्वनि कौन सी है? स, ये है। वर्थस्य मतलब जीभ हमारी मसूड़े से स्पष्ट होते स्पर्श करती है, तो वो ध्वनि कौन सी हो जाएगी? स। तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास मैं यही समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलेंगे नया टॉपिक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।